मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का, विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो विद्युत धारिता पढ़ें उससे पहले अपन कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ परिचय की बात करें कि अपनी प्रकृति में किस प्रकार के कैसे पदार्थ पाए जाते हैं, उनमें विद्युत का चालन कैसे होता है, और इस प्रकार से अपन यहाँ पे देखें। तो पदार्थों में विद्युत के प्रवाह के आधार पर पदार्थों को अपन मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। दो प्रकार के अपने पास पदार्थ होते हैं, एक होता है चालक और दूसरा होता है कुचालक, या फिर आप कह सकते हो विद्युत रोधी। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है चालक, एक होता है कुचालक, विद्युत रोधी। तो पहले अपन बात करेंगे चालक की। तो चालक क्या होगा कि वे पदार्थ जिनमें आवेशों, क्योंकि अपन पहले चैप्टर में बात कर चुके हैं आवेशों की, आवेश को Q से डिनोट करते हैं, और जहां मुक्त आवेश हैं वहां पे क्या है, वहां विद्युत धारा है। क्या है? विद्युत धारा है। तो वे पदार्थ जिनमें आवेशों या विद्युत धारा का प्रवाह है आसानी से हो सकता है, मीन जिनमें आवेश प्रवाहित हो सकते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उन पदार्थों को क्या कहेंगे? चालक पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? चालक पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो वे पदार्थ जिनमें आवेशों या विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि सभी धातुओं में अपन ले सकते हैं, जो भी धातुएं हैं, सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, जो भी हैं, वो सभी अपने पास किस में आती हैं? चालकों की श्रेणी में आती हैं। तथा पृथ्वी है, ये भी एक चालक है। पृथ्वी में भी धारा का प्रवाह होता है आसानी से, क्योंकि यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मानव शरीर, कोई जंतु शरीर, जो भी शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, एनिमल बॉडी है, उन सभी में भी धारा का प्रवाह होता है। नमक का विलयन है, नमक आपके पास में, अम्ल है, क्षार है, इन सभी में धारा का प्रवाह होता है। तो ये किसकी श्रेणी में आते हैं? चालकों की श्रेणी में। और सबसे जो अच्छा चालक है, मैं कह सकता हूं सर्वश्रेष्ठ चालक कौन होता है? चांदी। सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी। तो चालक ये होते हैं। तो चालकता का मापन अपन करते हैं किस में? चालकता में। किस में करते हैं? चालकता में करते हैं। ठीक है, चालकता अपने पास, और इसका मात्रक होता है महो पर मीटर। ठीक है, वो चालकता होती है। तो ये अपन बाद में आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने पास है कुचालक या विद्युत रोधी। देखो नाम से पता चल रहा है विद्युत रोधी, विद्युत का रोधी, विद्युत को रोकने वाला। तो वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता, मीन्स ना तो उसमें आवेश प्रवाहित होते हैं, और जब आवेश प्रवाहित नहीं होंगे तो विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, आवेशों का चालन नहीं होता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पलों की अगर अपन बात करें तो कुचालक या विद्युत रोधी के कौन से एग्जाम्पल होंगे? इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे लकड़ी है, कांच है, कागज है, एबोनाइट है। ठीक है, इस प्रकार से अभ्रक है, और भी जो भी अपने पास हैं वो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इस प्रकार से लकड़ी, कांच, कागज, एबोनाइट, अभ्रक जो भी हैं वो अपने पास किस में आते हैं? कुचालकों की श्रेणी में आते हैं। तो कांच है, प्लास्टिक है, रबड़ है, लकड़ी है, एबोनाइट है, और शुद्ध पानी, इस बात का आप ध्यान रखें, शुद्ध पानी, प्योर वाटर है तभी उसमें वो कुचालक है। अगर मिक्स वाटर है, अशुद्ध पानी है, तो वो कुचालक नहीं होगा, उसमें से धारा प्रवाहित होगी। इस बात का आप ध्यान रखें हमेशा, शुद्ध पानी में से नहीं होगी, लेकिन अशुद्ध पानी में से धारा प्रवाहित होती है। क्लियर है? नेक्स्ट अपने पास आता है मुक्त एवं बद्ध आवेश। मुक्त एवं बद्ध आवेश क्या होते हैं? अपन लोग जानते हैं कि अपने पास क्या होता है? एक परमाणु होता है। क्या होता है? एक परमाणु। उस परमाणु में क्या क्या पाए जाते हैं? उस परमाणु के नाभिक पर पाया जाता है, केंद्र पर पाया जाता है नाभिक, और नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? निश्चित कक्षाएं, जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक पर हमेशा कैसा होता है? धनावेश, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो
ये नाभिक, इस पर धनावेश, इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश, तो नाभिक इस पर कूलाम बल लगाएगा। क्या बल लगाएगा? कूलाम बल, विद्युत बल लगाएगा। तो अपने को पता है कि कूलाम बल जो होता है वो F(K)Q1Q2/r², मतलब दूरी के साथ निर्भर करता है। दूरी कम होगी तो कूलाम बल का मान ज़्यादा होगा, तो जो इसके, और दूरी ज़्यादा होगी तो कूलाम बल का मान, विद्युत बल का मान कम होगा। तो इसके जो बाह्यतम कक्षक होते हैं परमाणु के, उस बाह्यतम कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की दूरी नाभिक से ज़्यादा होने से कूलाम आकर्षण बल का मान कम होता है, मैं कह सकता हूँ दुर्बल बल लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये जिस पदार्थ के परमाणु की अपन बात करें उस पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र रूप से विचरण। और जब स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं तो इनके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के बाह्यतम कक्षकों या कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दुर्बल बल द्वारा, आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं और जो मुक्त रूप से विचरण कर सकते हैं उस पदार्थ में, उन्हें अपन क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है बद्ध इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो इसी परमाणु की मैं बात करूं तो इसके जो अंतःकक्षक हैं या आंतरिक हैं, उन आंतरिक कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी नाभिक से दूरी कम है। नाभिक से दूरी कम है तो बल क्या होगा? ज्यादा। मीन्स इन पर प्रबल बल कार्य करता है नाभिक द्वारा, और प्रबल बल कार्य करेगा तो उस कंडीशन में ये ज्यादा स्ट्रांगली बंधे होंगे, तो ये उस पदार्थ में मुक्त रूप से विचरण नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है बद्ध इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, ये था अपने पास मुक्त और बद्ध इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन। क्लियर है? तो परमाणु के बाह्यतम कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो नाभिक द्वारा दुर्बल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, जो पदार्थ के अंदर स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित जो नाभिक द्वारा प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, वहां दुर्बल था, यहाँ प्रबल है, और ये स्वतंत्र रूप से विचरण भी नहीं कर सकते, इन्हें अपन कहेंगे बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अपने पास आता है पैराविद्युत पदार्थ। क्या आता है? पैराविद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण। देखो, अभी अपन ने विद्युत रोधी पदार्थों की बात की है, वो जिनमें धारा का चालन नहीं होता, लेकिन इनमें से कुछ विद्युत रोधी पदार्थ, सभी नहीं, कुछ विद्युत रोधी पदार्थ ऐसे होते हैं, इनमें धारा का चालन तो होता ही नहीं, लेकिन जिनको अपन अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें, किस में रखें? बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखें, तो ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, विद्युत नया एक विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं, मीन उनमें प्लस माइनस जनरेट हो जाते हैं, उन पदार्थों को पैराविद्युत पदार्थ कहते हैं। तो पैराविद्युत पदार्थ विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ ही होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल होते हैं जिनको, उनमें धारा का चालन तो नहीं होता, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन होता है, उन्हें पैराविद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एबोनाइट है, कांच है, मोम है, कागज है, अभ्रक है, तो ये होते हैं पैराविद्युत पदार्थ। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है ध्रुवी, दूसरा होता है अध्रुवी। ध्रुवी मीन्स जहां पे ध्रुव होंगे। ठीक है, तो वे पदार्थ जिनमें, अब देखो जैसे कोई पदार्थ है, उस पदार्थ का कोई भी अणु है, परमाणु है, तो उस अणु और परमाणु में क्या पाए जाएंगे? धनावेश। उस अणु परमाणु में क्या पाए जाएंगे? ऋणावेश। तो यदि उस परमाणु के अणु के सभी धनायनों और सभी ऋणायनों का जो केंद्र है, वितरण केंद्र है, वो अलग अलग हो, मीन्स कोई ये पदार्थ है, इस पदार्थ में ये प्लस है, ये माइनस है, ऐसे वितरण केंद्र हो, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये भिन्न भिन्न हो, तो उस स्थिति में यहाँ पे देखो क्या बना है? ध्रुव बना है। क्या बना है? ध्रुव है। तो ऐसे पदार्थों को अपन क्या कहते हैं? ध्रुवी पैराविद्युत पदार्थ। क्या कहते हैं? ध्रुवी पैराविद्युत। तो बड़ी सिंपल परिभाषा है कि वे पैराविद्युत पदार्थ जिनमें अणु के धनावेशों व ऋणावेशों का वितरण केंद्र पृथक पृथक हो, अर्थात कह सकता हूं संपाती नहीं हो। क्या नहीं हो? संपाती। तो उनको अपन क्या कहेंगे? ध्रुवी पैराविद्युत पदार्थ कहेंगे। ठीक है, इनमें प्रत्येक अणु
जो अपने पास देखो ये प्रत्येक अणु है, इसमें एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो यहाँ पे एक द्विध्रुव का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? द्विध्रुव का। और जहां पे द्विध्रुव बना हुआ है उनके मध्य की दूरी है, आवेश है, तो वहां क्या बनता है? द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसके प्रत्येक अणु, पदार्थ के प्रत्येक अणु का एक परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। लेकिन अगर अपन नॉर्मल स्थिति की बात करूं मैं, या मैं कह दूं बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, तो उसमें देख सकते हैं अपन, तो उस स्थिति में ऐसे होंगे, ये एक बाह्य पदार्थ है, बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, तो ये अणु इस प्रकार से यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक का द्विध्रुव आघूर्ण जरूर है, लेकिन अगर इसके परिणामी की बात करूं तो परिणामी होगा सभी अणुओं के द्विध्रुव आघूर्णों का सदिश योग, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? सदिश राशि, जिसकी दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। कैसे होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो किसी अणु की दिशा होगी इस तरफ, किसी अणु की दिशा इस तरफ, मीन्स जो परिणामी दिशा बचेगी वो जीरो होगी, क्योंकि सभी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मैं कहूंगा कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में परिणामी पदार्थ का परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखता हूं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में क्या होगा? अभी जब पराविद्युत की परिभाषा पढ़ी थी कि विद्युत क्षेत्र विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र जब आरोपित होगा तो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। तो देखो इसमें जितने भी धनावेश थे वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गए, ऋणावेश थे वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो सभी का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इसी दिशा में हो गई, तो सभी एक साथ जुड़ जाएंगे, जिससे कि अपने को एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है। तो ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इनमें एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। तो वे पदार्थ जिनके अणुओं का धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र परस्पर संपाती होता है। संपाती कैसे? एक दूसरे के ऊपर स्थित होता है। जैसे ये प्लस था तो इसी के ऊपर क्या है? माइनस है। ऐसे अणु हैं, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस माइनस, इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर स्थित होते हैं। और एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगे तो धनावेश और ऋणावेश के मध्य की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी? शून्य। जब दूरी शून्य हो जाएगी तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है Q इंटू डी। डी होती है दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। जब डी जीरो है तो P क्या बनेगा? जीरो। P क्या बनेगा? जीरो। तो P मीन्स विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो प्रत्येक अणु की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा? शून्य होगा। क्लियर है? अब इनके एग्जाम्पलों की अगर मैं बात करूं तो जिसमें आ सकता है H2, CO2, N2, O2। ठीक है, अब आप इसको क्या रख रहे हैं? किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में। जैसे मैं इस पे बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करूंगा तो इसके धनावेश और ऋणावेश परस्पर एक दूसरे से अल्प विस्थापित हो जाते हैं। कैसे? कि जैसे मैंने इसमें विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो इसका धनावेश है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा इस पर, तो ये थोड़ा सा इधर खिसकेगा। ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा तो ये थोड़ा सा अल्प विस्थापित होगा। जब दोनों अल्प विस्थापित होंगे तो दोनों के मध्य कुछ दूरी बनेगी, और दूरी बनेगी तो आवेश तो ऑलरेडी था ही, इट मीन्स यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र हटा दूंगा मैं तो ये आवेश पुनः संपाती हो जाते हैं, अर्थात जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ था वो कैसा होगा? अस्थायी होगा। कैसा होगा? अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्लियर है? तो ये अध्रुवीय पराविद्युत हो गई। नेक्स्ट अपने डेफिनेशन आती है कि ध्रुवण किसे कहते हैं? पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होगा? तो ये जो पराविद्युत पदार्थ था, इस पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में जो प्रेरित जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ है, इसी प्रक्रिया को पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। क्योंकि पहले ध्रुवित नहीं था लेकिन बाद में उसमें क्या हो गए? ध्रुव उत्पन्न हो गए। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पराविद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने को ही पराविद्युत पदार्थ का क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं।
ठीक है, तो ये जैसे ही यहाँ पे इसमें प्लस माइनस बन जाते हैं तो इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को ये अपन क्या कहेंगे, ध्रुवण कहेंगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रेखीय समदेशिक पैराविद्युत पदार्थ। ये क्या होते हैं रेखीय समदेशिक पैराविद्युत पदार्थ? कि जो पदार्थ अपन ने लिए हैं उनमें से कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण P जो उत्पन्न हो रहा है वो उतना होगा या उसके अनुपात में होगा जितना अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, तथा साथ ही इसकी दिशा भी क्या होगी, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। तो ऐसे पदार्थों को रेखीय समदेशिक पैराविद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई पदार्थ लिए तो उन पदार्थों के द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो इस विद्युत क्षेत्र के अनुपात में उत्पन्न होगा तथा साथ ही इसकी दिशा भी बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। तो ऐसे पदार्थों को रेखीय समदेशिक पैराविद्युत पदार्थ कहते हैं। तो बाह्य विद्युत वे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती तथा क्षेत्र की दिशा में होता है, अर्थात प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्षेत्र की दिशा में हो, तो ऐसे पदार्थों को रेखीय समदेशिक पैराविद्युत पदार्थ कहते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश क्या है? तो अभी मैंने कहा कि जब पैराविद्युत पदार्थों को अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इकाई आयतन, एकांक आयतन में कितना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ उसी को ध्रुवण सदिश कहते हैं। ध्रुवण सदिश को रिप्रेजेंट करेंगे P वेक्टर से। ठीक है, P वेक्टर से ही द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, तो वो द्विध्रुव आघूर्ण ही है लेकिन वो एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखने पर पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ही ध्रुवण सदिश कहते हैं। इसे P वेक्टर से दर्शाते हैं। ये ध्रुवण सदिश ही है जो द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में है, या कह सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण ही है लेकिन वो एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण है, तो उसी को अपन ने एक स्पेशल कह दिया ध्रुवण सदिश। ओके, अब अगर मैं बात करूं रेखीय समदेशिक पैराविद्युत पदार्थों की, तो रेखीय समदेशिक पैराविद्युत पदार्थ को यदि आप बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनमें ध्रुवण सदिश यदि P वेक्टर उत्पन्न हो तो रेखीय समदेशिक पैराविद्युत पदार्थ की परिभाषा के अनुसार मैं लिख सकता हूं कि P वेक्टर जो रेखीय समदेशिक पैराविद्युत पदार्थों के लिए ध्रुवण सदिश है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, समानुपाती। ये अपने डेफिनेशन में बोला है। ठीक है, समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आएगा, इसे कहते हैं काई। क्या कहते हैं? काई कहते हैं। ये इस प्रकार से अक्ष के जैसे ही बनता है, ये इस टाइप से, इसे काई कहते हैं। ई लगाया मैंने तो इलेक्ट्रिक है। ठीक है, और ई ये एक समानुपाती नियतांक है जिसे कहते हैं विद्युत परवर्ती। क्या कहते हैं? विद्युत परवर्ती कहते हैं। ठीक है, तो एक समानुपाती नियतांक विद्युत परवर्ती जो कि उस पदार्थ की ध्रुवणता का मापक है। क्या है? ध्रुवता का मापक है। क्लियर है? ये आपके पास में होता है विद्युत परवर्ती। ये जो विद्युत परवर्ती है ये एक विमाहीन राशि होती है। क्या होती है? विमाहीन राशि होती है। ठीक है, तो ये आपके पास ध्रुवता को मापता है। क्लियर है? नेक्स्ट अपन चलते हैं चालक की धारिता पर। नेक्स्ट अपना टॉपिक है चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो धारिता से क्या है? धारिता से सिंपल तात्पर्य धारण करने की क्षमता। ये सिंपल इसका वे है कि धारण करने की क्षमता। तो चालक की धारिता से तात्पर्य, विद्युत धारिता से तात्पर्य होगा कि चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता। मीन्स आवेश कितना ग्रहण कर सकता है कोई चालक है, वो उसकी धारिता को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो जैसे मेरे पास में एक ये कोई चालक है। ठीक है, जैसे मैं इस चालक को आवेश देता हूं तो वो आवेश इसकी कहां पे फैल जाता है? सतह पर। और अगर मैं इसके आवेश को और बढ़ाता हूं तो आवेश को बढ़ाऊंगा तो अपने को पता है V बराबर होता है KQ/R होता है। तो R तो कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, Q का मान अगर अपन चेंज करते हैं तो V का मान चेंज होगा। तो अगर मैं बाहर से इसको कोई आवेश देता हूं तो आवेश में वृद्धि हुई, आवेश में वृद्धि होगी तो क्या होगा? उसके विभव में भी वृद्धि होगी। क्या होगा? विभव में भी वृद्धि होगी। तो किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में परिवर्तन अर्थात वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। और जो
उसको विभव में जो वृद्धि हुई है वो किसके अनुपात में होगी, वो उसको दिए गए आवेश के अनुपात में होती है। मैं कह सकता हूं कि जो चालक को दिया गया आवेश है वो उसके विभव में वृद्धि के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, मीन्स Q अनुक्रमानुपाती V। ठीक है, Q ये साइन हटाओगे तो क्या आएगा, CV। C एक समानुपाती नियतांक है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, चालक की धारिता। क्या कहते हैं, चालक की धारिता। तो किसी चालक को अपन आवेश देते हैं तो उसके विभव में क्या होगी, वृद्धि। कैसे हुई वो अभी अपन ने पढ़ी है, आवेश में वृद्धि होने से विभव बढ़ेगा, क्योंकि विभव जो है वो आवेश पर समानुपाती निर्भर करता है, तो उसके दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होगा। यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसकी विभव में वृद्धि कितनी हुई, V, तो Q समानुपाती V। समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो C आ जाएगा। C एक समानुपाती नियतांक जिसे क्या कहेंगे, चालक की धारिता। तो चालक की धारिता की परिभाषा यहां से बनती है, यहां से आ गया C बराबर Q अपॉन V। तो किसी चालक की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश ये रहा तथा विभव में वृद्धि ये रही के अनुपात के तुल्य होती है। अर्थात कह सकते हैं कि किसी चालक को आवेश देने पर उसको चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को चालक की क्या कहते हैं, धारिता। तो एक डेफिनेशन तो ये याद रखनी है। ये तो था इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन इसकी ये है। दूसरी है, इसमें कंडीशन अप्लाई करें कि यदि V बराबर 1 वोल्ट हो, V बराबर मैंने 1 रखा तो C बराबर क्या मिलेगा, Q। अर्थात चालक को दिया गया वह आवेश, देखना ध्यान से, इस कंडीशन से परिभाषा बना रहे हैं, चालक को दिया गया वह आवेश जिससे चालक के विभव में एकांक वृद्धि हो। देखो 1 वोल्ट लिया तभी तो हुआ, तो वह चालक का आवेश चालक की धारिता के तुल्य होता है। तो चालक की धारिता के तुल्य यह आवेश था कब, जब उसके विभव में कितनी वृद्धि हुई, 1 वोल्ट, मीन्स एकांक या इकाई वृद्धि हुई। तो चालक को दिया गया वह आवेश जिससे चालक की विभव में इकाई या एकांक वृद्धि हो तो वह चालक की धारिता के तुल्य होता है। क्लियर है। नेक्स्ट इसका मात्रक इस फॉर्मूला से आवेश का मात्रक कूलाम, विभवांतर का विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम पर वोल्ट, या इसको सम्मिलित रूप से अपन कहेंगे फेरेड। क्या कहेंगे, फेरेड। फेरेड के जगह अपन और भी इसके छोटे मात्रक लिख सकते हैं, जैसे मिली फेरेड, फेरेड को एफ से डिनोट करेंगे, माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड, पिको फेरेड, इस प्रकार से अन्य मात्रकों में भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है। एक फेरेड की डेफिनेशन आपसे कोई पूछ ले तो क्या है, इसी फॉर्मूला में अपन कंडीशन अप्लाई करें कि यदि Q बराबर 1 कूलम हो, अपने पास फॉर्मूला था C इक्वल्स टू Q अपॉन V, तो यदि Q बराबर क्या हो 1 कूलम, V बराबर क्या हो 1 वोल्ट, दोनों 1 1 रखूंगा तो C बराबर क्या मिलेगा 1 फेरेड। तो इन कंडीशनों के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बनाते हैं कि यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो चालक की धारिता 1 फेरेड के तुल्य होती है। चालक की धारिता 1 फेरेड के तुल्य होती है। क्लियर है। अब ग्राफ खींचें आवेश और विभव में, तो आवेश और विभव में तो संबंध होता है समानुपाती का, Q समानुपाती V। तो Q समानुपाती V का ग्राफ कैसे प्राप्त होता है, मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा। तो Q और V का जो अनुपात है वो ऐसे ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है। मान लो कि ये रेखा अक्ष थीटा कोण पर है, तो इस रेखा की प्रवणता क्या होगी, ढाल क्या होगी, तो प्रवणता के लिए प्रवणता होती है tan थीटा, तो tan थीटा निकालेंगे तो tan बराबर अपने पास में क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब तो हो गया ये, आधार हो गया ये, तो लंब तो हो गया Q और आधार हो गया V, तो Q अपॉन V। लेकिन Q अपॉन V यहां से मैं निकालूं तो Q अपॉन V तो C के तुल्य है, अर्थात कह सकता हूं मैं कि इस रेखा की प्रवणता उस चालक की धारिता के तुल्य होती है। क्लियर है, ये धारिता हो गई। और चालक की धारिता किन किन कारकों पे निर्भर करती है, तो चालक की धारिता चालक के आकार पर निर्भर करती है, क्योंकि आकार बड़ा होगा तो आपके पास में उस पर आवेश ज्यादा आएगा। ठीक है। आकृति पर निर्भर करती है, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पे निर्भर करती है तथा चालक के चारों ओर के माध्यम पे निर्भर करती है। इन कारकों पे चालक की धारिता निर्भर करती है। तो निर्भर किन पे नहीं करती, इन दोनों फैक्टरों पे निर्भर नहीं करती। चालक की धारिता Q पे निर्भर नहीं करती, दिए गए आवेश पर। चालक की धारिता
उसके विभव में हुई वृद्धि पे निर्भर है, नहीं करती। इन दोनों पे निर्भर नहीं करती, इन कारकों पे निर्भर करती है। क्लियर है? तो ये अपने पास कुछ इंट्रोडक्शन था विद्युत धारिता का। ओके, तो इससे संबंधित आप जो भी थ्योरी है, जो नोट्स हैं वो आप पढ़ लें, नोट कर लें इनको, और बाकी का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में। और आपके कोई भी जो डाउट्स हैं पिछले चैप्टरों से संबंधित, इससे संबंधित, तो उनको आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।